अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी वेट हो गया स्टूडेंट्स का। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक कह लें, चैप्टर है हमारे पास रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, जो कि बेसिकली समझ लें आप पिछले चैप्टर की एक्सटेंशन। ये थोड़ा सा मीडियोकर लेवल पे आ गए। लास्ट वाला बिल्कुल हमने बेसिक्स पढ़ी थी, फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, लैचेस क्या होती है, सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस। अब वही नॉलेज हम यूज़ करते हुए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। इसमें हम दो तरह के, बेसिकली दोनों क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट्स ही हैं, रजिस्टर्स भी और काउंटर्स भी। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। कंटेंट्स में इसके पास हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स ही हैं, शिफ्ट रजिस्टर है, रिपल काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। रिपल काउंटर बेसिकली वही एसिंक्रोनस काउंटर है जो हमने कल सेशन में लैब में किया था। तो दो तरह के काउंटर्स हैं और कुछ टाइप्स के हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि रजिस्टर किसको कह रहे हैं, क्या होता है। तो रजिस्टर कुछ नहीं है, एन बिट रजिस्टर की बात करें तो अगर एन बिट का रजिस्टर मैं कह रहा हूँ तो उसमें ये कह सकता हूँ कि एन फ्लिप फ्लॉप लगी होंगी, और नॉर्मली रजिस्टर्स में जो फ्लिप फ्लॉप यूज होती है वो डी ही होती है, सिंपलेस्ट वाली डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का आपको पता ही है, दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, या तो वो नो चेंज करेगी, या तो जो भी डी पर डेटा आ रहा होगा वो इनपुट पे आ जाएगा। यानी सिंपलेस्ट है, नया डेटा अगर आ रहा है तो वो इनपुट आ जाएगा या तो नो चेंज आएगा, सेट होगा, रीसेट होगा या नो चेंज होगा, इसके अलावा कुछ भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो रजिस्टर में कह रहे हैं आपके पास यूजुअली डी फ्लिप फ्लॉप होती हैं। अगर एन बिट का रजिस्टर, एन से मुराद है 4 बिट का है तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप होंगी, 8 बिट का है तो 8 होंगी, 16 का है तो 16 होगी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और सम लॉजिक गेट्स, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक गेट होते हैं जो कि कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए क्या मतलब है, इसमें कह रहे हैं लॉजिक गेट होते हैं एंड इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। अच्छा, एंड लॉजिक गेट्स की भी डिटेल नहीं बताई हुई इस लाइन में। कह रहे हैं कि ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर का काम क्या होता है, स्टोर करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन का स्टोर करना पर्पज है। अगर एन बिट का रजिस्टर है तो वो एन बिट का डेटा स्टोर कर सकता है परमानेंटली। ठीक है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ, इट्स लाइक रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि आपके कंप्यूटर में भी रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के बाद फिर आपकी रैम आ जाती है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो रजिस्टर मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्टर इज द बेस फॉर योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो रैम होती है, रजिस्टर्स वही काम कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होती इतनी इसकी, लेकिन तब तक परमानेंट है जब तक कि इस सर्किट को पावर मिलती रहे। ठीक है, तो ये पावर मिलती रहेगी तो डेटा रिटेन रखेंगे, इस सर्किट की पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इससे बनाई जाती थी इनिशियली शुरू के ज़माने में, यानी अर्ली टेक्नोलॉजी का जो एरा था उसमें रजिस्टर्स, या इस टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं इससे बनाई जाती थी स्टैटिक रैम, एस रैम जिसे कहते थे। ठीक है, स्टैटिक रैम्स आर कंप्राइज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, वो फ्लिप फ्लॉप से बनाई जाती थी और फ्लिप फ्लॉप्स में वही होता था, चेन या आपके बहुत सारे रजिस्टर सीक्वेंस में लगा दिए जाते। लेकिन एस रैम जो थी आपकी एक्सपेंसिव होती, काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। फिर उसको टेक्नोलॉजी में चल के आगे जो रिप्लेस कर दिया वो कर दिया डायनेमिक रैम ने, डी रैम जिसे हम कहते हैं, जो आजकल हमारे पीसीज में मौजूद है वो डी रैम है। डी टाइप ऑफ रैम जो है वो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्लिप फ्लॉप्स, यानी फ्लिप फ्लॉप के बेस में जाए तो ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बेस करता है। एस रैम सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बेस करता है, जबकि डी रैम कैपेसिटिव इन नेचर होता है, कैपेसिटर्स पे डिपेंड करता है, यानी एक एनालॉग कंपोनेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर वाली भी जो है या डी रैम भी, उसके भी बहुत सारे प्लस माइनसेस हैं, लेकिन एट द एंड जो डिसीजन मेकिंग हुई कि हमें कौन सी वाली रैम प्रेफर करनी चाहिए, और डी जीत गया इस रेस में। तो इस वजह से जीत गया कि डी रैम जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप होती है रिलेटिवली, किससे, एस रैम से। चीपनेस या कॉस्ट की वजह से रेस कौन जीत गया, डी रैम जीत गई, यानी कैपेसिटर वाली रैम। लेकिन स्टिल ये वाली रैम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये फास्ट होती है, कंटेंट रिटेन रखती है जब तक पावर मिले, और बहुत सारी वजूहत की वजह से इसे एज रजिस्टर के तौर पे यूज़ कर लिया जाता है। रजिस्टर्स अभी भी होते हैं आपके प्रोसेसर में, प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होते हैं, यानी प्रोसेसर की चिप पर भी रजिस्टर होते हैं, कुछ मदरबोर्ड पर भी हैं। तो रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इसको एज अ रैम यूज़ करना छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी फास्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए होता है, जहाँ पे कंटेंट रिटेन रखने होते हैं, तो वहाँ पे स्टिल हम प्रेफर करते हैं रजिस्टर्स जो कि फ्लिप फ्लॉप से बने। ठीक है, तो
बेस मैंने बता दी कि क्या है, कि हम क्या बनाने वाले हैं। इस सब एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि एक स्टोरेज एलिमेंट बनाए जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूं। और डेटा नॉर्मली हमारे इस कोर्स के मुताबिक तो 101 में ही होगा, लेकिन वही बात है 101 को अगर आप आस्की फॉर्मेट में ले जाएं 8 बिट का, तो आपको पता है वो ए स्टोर हो गया, बी स्टोर हो गया, सी हो गया। और इसी तरह आप कंटिन्यूस स्ट्रीम सेलेक्ट कर दें कैरेक्टर्स की, यानी कैरेक्टर का एरे पे ले जाएं तो 8 बिट के कैरेक्टर का एरे कर दें तो एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया। फिर नंबर भी स्टोर हो सकते हैं, पर इसी तरह फ्लोटिंग नंबर भी स्टोर हो सकते हैं। आपको ऊपर से हाई लेवल पे क्या करनी, कन्वर्जन करके उसका बाइनरी कोड निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपने एडीएस के कोर्स में भी शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा हो कि फॉर्मेटिंग होती है सिर्फ, लेकिन लोअर लेवल पे मेमोरी में क्या होता है कि बाइनरी जाकर ही स्टोर होती है, और हर बाइनरी का मीनिंग बदल जाता है जब ऊपर आप डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट से उसे कोरिलेट कर देते हैं। आप कहते हैं कि 101 का जो भी कोड है भाई, अगर आस्की है तो आप उसको आस्की टेबल्स के अगेंस्ट चेक करके डिस्प्ले करा देंगे कि भाई ये ए था, बी था, कोई भी नंबर था। लेकिन अगर आप कहेंगे इंटीजर है तो आपको इंटीजर का फॉर्मूला लगाएंगे कि सबसे कॉर्नर वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन बिट हो गई, और फिर उसके बाद बाकी जो बिट्स बनी वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली नीचे तो हमारे पास स्टोरेज 101 में होगी, ये बताना चाह। ठीक, तो आगे बढ़ता हूँ। द फ्लिप फ्लॉप स्टोर द इंफॉर्मेशन वाइल द गेट्स। अच्छा, ये जो लॉजिक गेट्स की बात की गई ये कंट्रोल लॉजिक होते हैं। कंट्रोल लॉजिक का ये डिसाइड करते हैं कब डेटा को सेट करना है या कब रिटेन रखना है या कैसे आगे कंट्रोलिंग इन रजिस्टर की। रजिस्टर तो डम है, रजिस्टर का काम है कि मुझे डेटा मिलेगा, इनेबल होगा, स्टोर कर लेगा, यानी फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर लेगी। लेकिन कंट्रोल सिग्नल्स भी होते हैं इसमें जो कंट्रोल करते हैं कि कब स्टोर करना है, कब अपडेट करना है, कब रीड करना है या कब राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर के फंक्शन की बात करें तो रिट्रीव डेटा फ्रॉम द रजिस्टर, यानी मैं रजिस्टर से रीड का ऑपरेशन परफॉर्म। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मैं रजिस्टर से डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ। रिट्रीव से मतलब क्या है कि मैं डेटा रीड कर सकता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, रजिस्टर में कोई डेटा मौजूद था मैं उसे रीड कर सकता हूँ। या हो सकता है कि मैं उसमें उस एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट करना चाह रहा हूँ या राइट ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो स्टोर या लोड का वर्ड यूज़ किया गया, न्यू डेटा मैं उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, स्टोर या लोड दो तरीके से पॉसिबल है, मैं सीरियली भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं पैरेलल भी कर सकता हूँ। अभी आगे एग्जांपल्स दूंगा तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि शिफ्ट डेटा विद इन रजिस्टर, शिफ्ट भी काम आता है। शिफ्टिंग का पर्पस है कि मैं ऑलरेडी मौजूद डेटा को शिफ्ट लेफ्ट कर सकता हूँ या शिफ्ट राइट कर सकता हूँ, इसकी भी अपनी एप्लीकेशन है। तो आगे जहाँ ये टॉपिक में आएगा तो मैं समझा दूंगा शिफ्टिंग से क्या होता है। या यूँ समझ लें शिफ्टिंग से नॉर्मली मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ शिफ्ट के व्यू पॉइंट से कि अगर मेरे पास से ये कोड लिखा हुआ है 0 1 0 1। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि बताएं ये किसका बाइनरी कोड है, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, किसका बाइनरी कोड है ये? जी क्लास, आप लोगों से एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान सा है। ठीक है, बिल्कुल सही है मुजम्मिल, ये हमारे पास 5 का है। ठीक है, तो ये 5 का कोड है। अब मैं इस पर आपको एक शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ जिससे आप बात समझ जाएंगे कि शिफ्ट से हुआ क्या। अगर मैं इस पूरे के पूरे बिट्स पैटर्न को एक एक बिट एक स्टेप शिफ्ट कर दूं टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, मैंने टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या होगा, अभी ये 5 है। ठीक है, अगर मैंने इसको शिफ्ट किया तो ये 0 तो यहाँ से निकल के बाहर चला गया, डिस्कार्ड हो गया एक तरीके से, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया, और ये जो एक नई जगह खाली हुई यहाँ पे मैं खुद ही से 0 इंसर्ट कर देता हूँ, यानी पैडिंग कर दी 0। ठीक है, ये सिंपल सा शिफ्ट किया मैंने कि शिफ्ट लेफ्ट किया और जो नया एलिमेंट था उस जगह पे 0 प्लेस। अब बताएं जरा ये कोड किस चीज का है? जी क्लास, तो ये कोड किस चीज का होगा मेरे पास? टेन। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मैं किसी कोड को लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि हम वही बाइनरी सिस्टम में तो हर बिट का मतलब 2 का ही मल्टीपल पड़ता है हमें। ठीक है, आमिर मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो सिर्फ शिफ्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, ये वाली बिट इधर आ गई, ये वाली बिट इधर आ गई, ये वाली बिट इधर आ गई। ठीक है, अब इन तीनों बिट्स को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास इवेंचुअली जो नंबर बना मैंने उसको सिर्फ रीड कर लिया। ये वाली बिट देखो इधर थी, इधर आ गई, ये वाली बिट इधर से इधर आ गई,
ये वाली बिट इधर से इधर आ गई, सबने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये 0 मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब अगर इस कोड को ओवरऑल को मैं रीड करता हूँ तो ये कोड बनता है बाइनरी का 10, ये कोड बनता है मेरे पास बाइनरी का 10, ठीक है। इसी तरह किसी भी नंबर को अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो वो भी हमेशा क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 2। तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट से सिर्फ मैं डिवाइड बाय 2 का ऑपरेशन कर सकता हूँ, बाकी नहीं कर सकता। बाकी करने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती है कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो खैर स्कोप से बाहर हो जाएगा कोर्स के हमारे, लेकिन किया जा सकता है। और मे बी होपफुली आप काओ के कोर्स में इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि ये कैसे किया जा सकता है, रजिस्टर्स वगैरह आप वहाँ पढ़ेंगे। सैफ का क्वेश्चन है कि सर जो एम्प्टी प्लेस है वहाँ हमेशा 0 ही आएगा। फॉर शिफ्टिंग यस, ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग भी बहुत सारी टाइप की होती है। कॉम में मैंने जैसे कि कहा ना, आप शिफ्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी शिफ्टिंग आएगी। अर्थमेटिक शिफ्ट भी होता है, लॉजिकल शिफ्ट भी होता है, तो कुछ में 0 आता है, कुछ में बिट को रोटेट करा के भी वापस ले आते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको जो बताया ना वो सिंपलेस्ट बताया कि 0 पैड कर देंगे, ये लॉजिकल शिफ्ट है, ठीक है। अर्थमेटिक भी होता है और बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, ठीक है। इसकी भी पूरी टाइप्स हैं जो कि इस कोर्स के स्कोप से बियॉन्ड है। तो मैंने वो काओ में मुझे हाथ पढ़ता पढ़ी थी, तो होपफुली आप भी काओ के कोर्स में उसे विजिट कर लेंगे। तो अभी हमारे कोर्स के स्कोप से जा रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि शिफ्ट होता क्या है, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज शिफ्टिंग और कहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है। और शिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली मुझे स्टेट को रिटेन रखना पड़ेगा। डेटा अगर लॉस हो गया तो मैं शिफ्ट क्या करूंगा, मुझे कैसे पता कि प्रीवियसली कहाँ क्या कौन सा डेटा था और अब मैंने शिफ्ट करके कौन सी बिट पे कौन सा डेटा, तो ये स्टोर होना जरूरी, ठीक है। तो ये हो गई कुछ तमहीदी गुफ्तगू। अब आ जाते हैं असल टॉपिक पे कि हम क्या क्या कर सकते हैं रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर में हमारे पास देखा जाए तो ये पॉसिबल हो सकते हैं रजिस्टर्स में बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा रजिस्टर हो जो सीरियल इनपुट लेता हो और सीरियल ही आउटपुट देता हो, यानी डेटा इन भी एक तरफ से डेटा इन हो रहा है वो सीरियल है, ठीक है, और डेटा आउट हो रहा है दूसरे एंड से वो भी सीरियल है। यानी मैं यहाँ से कोई डेटा नहीं निकाल रहा, 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 तो मैं इसको कह रहा हूँ कि सिंपली ये क्या है, सीरियल इन एंड सीरियल आउट, ठीक है। सीरियल इन सीरियल आउट, या इन अदर वर्ड्स ये शिफ्ट राइट भी कहला सकता है, ठीक है। सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर सीसो कहलाता है ये, या फिर इसे शिफ्ट राइट भी कह सकते हैं। इसी का बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है जो कि सीरियल इन सीरियल आउट तो हो, लेकिन हो सकता है कि वो डायरेक्शन चेंज हो, यानी शिफ्ट लेफ्ट हो। समझ रहे हो बात, दोनों सीरियल इन सीरियल आउट है, लेकिन एक में हो सकता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हो डेटा और एक में हो सकता है राइट टू लेफ्ट जा रहा हो। तो दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट भी इसी में आ जाएंगे, सीरियल इन और सीरियल आउट में। देन टाइप सी हमारे पास लिखिए, हो सकता है डेटा में पैरेलली इनपुट ले रहा हूँ, पैरेलल इनपुट आ रहा हूँ मेरे पास डेटा, यानी डेटा मैं एक ही बारी में इनपुट ले लेता हूँ, लेकिन डेटा आउट करने की लाइन जो हो मेरी सीरियल हो, यानी इनपुट लाइन n बिट्स, आउटपुट लाइन सिंगल बिट। तो उस रजिस्टर को मैं क्या नाम दे दूंगा, कि जाहिर सी बात है नाम ऑब्वियस है, पैरेलल इन हो रहा है और सीरियल आउट हो रहा है, तो ये रजिस्टर कहलाएगा पीसो, यानी पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। ये वेरिएंट भी पॉसिबल है। अब पैरेलल इन सीरियल आउट पॉसिबल है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट सीरियल इन पैरेलल आउट भी पॉसिबल है, कि जिसमें डेटा सीरियली इन होगा लेकिन आउट होने के लिए वो क्या हो रहा होगा, पैरेलली आउट हो रहा होगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सब अभी आगे हम करेंगे कि ये कैसे बनेंगे। अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। हम पैरेलल और सीरियल के रिस्पेक्ट से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हमने सीरियल इन सीरियल आउट भी बना लिया, हमने पैरेलल इन सीरियल आउट भी बना लिया, इसका अपोजिट सीरियल इन पैरेलल आउट भी बना दिया। तो लास्ट वेरिएंट कौन सा बचा हमारे पास, सबसे कॉमनली यूज होने वाला, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। इसमें डेटा आएगा भी पैरेलल में और आउट भी हो जाएगा पैरेलल में। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज नॉर्मली जो मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होता है वो ये वाला है, जिसमें डेटा पैरेलल मल्टीपल बिट एक साथ रीड भी हो सकती है, मल्टीपल बिट एक साथ राइट भी की जा सकती है, ठीक। और इसके अलावा रोटेशन का ऑपरेशन भी बन सकता है जो कि शिफ्टिंग ही होता है, लेकिन वो जैसे कि आपने कहा ना कि सर जो जगह खाली होगी उधर क्या होगा, तो अगर रोटेट राइट है, शिफ्ट की बजाय मैं रोटेट का वर्ड यूज कर दूं ना, तो ये घूम कर यहाँ आ जाता है, ठीक है। यानी जो बिट यहाँ से निकली है वो डिस्कार्ड होने का जगह क्या होती है,
रैप अराउंड करते हुए वापस जाके फर्स्ट प्लेस जो खाली होती है वहाँ आ जाती है। लेकिन चूँकि इसकी डायरेक्शन क्या है, रोटेशन मूव हो रहा है डेटा राइट साइड पे, तो रोटेशन कौन-सी कहलाएगी? रोटेट राइट का ऑपरेशन कहलाएगा, और इसी तरह से बिल्कुल इसका अपोज़िट जो है वो कहलाएगा रोटेट लेफ्ट का ऑपरेशन, ठीक है? तो शिफ्टिंग जो मैंने बताई थी वो आपको लॉजिकल होती है, तो रोटेशन भी बहुत सारी हो सकती हैं, डायरेक्टली इस तरीके से भी हो सकती है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे सिंपलेस्ट वाला डिस्कस करें। ये कौन-सी हो गई? रोटेशन लेफ्ट, यानी डेटा जो निकला वो ज़ाया नहीं हुआ बल्कि घूम के वापस कहाँ जाएगा? जो जगह नई खाली जो होगी वहाँ पर आ जाएगा। तो ये रोटेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास पॉसिबल रजिस्टर्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ले लेता हूँ ब्रेक, और यहाँ पे आपके अटेंडेंस लगा के ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद रिज़्यूम करते हैं। ठीक है? यहाँ पे होपफुली किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम अटेंडेंस। अटेंडेंस लेनी है, अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, ये हो गई अटेंडेंस। अब अगर कोई क्वेरी है अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम ब्रेक लेके रिज्यूम करते हैं दोबारा से। अच्छा, जिसका भी वही मैंने बताया कि टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह हो ना, बिल्कुल क्लास जब एंड हो रही हो ना मुझे, और आपके दोस्त वगैरह का आपके इल्म में हो, तो उसका जो है ना मुझे बिल्कुल एंड में उनका, जिनकी हैं यहाँ पे मौजूद, उनकी तो मैं लगा लूँगा, लेकिन जो किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं ले पाते, इंटरनेट का प्रॉब्लम, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम या एनी अदर टेक्निकल इशू, तो बिल्कुल क्लास के एंड में जब मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप उनका नाम और आईडी मुझे सेंड कर दें। ठीक है? बिल्कुल एंड में, यानी लास्ट 5 मिनट्स में, ताकि मेरे लिए वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना आसान रहे। बीच में रैंडम जगहों पे करेंगे तो मुझे मिलेगा नहीं, लॉस हो जाएगा। अच्छा, यासिर कह रहे हैं यासिर का नाम नहीं आया। चलें, ये बात मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। यासिर, ये देखो किसका नाम आ रहा है ये। ठीक है, आ गया नाम। तो यहाँ पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, रिज्यूम करते हैं थोड़ी देर। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। मैं इस स्लाइड पर था, बात कर रहा था कि इतने टाइप के हमारे पास रजिस्टर पॉसिबल हो सकते हैं। इनमें से आज सिर्फ हम एक ही डिस्कस करेंगे, वो है सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है? सीरियल इन सीरियल आउट को अगर मैं डिटेल में डिज़ाइन करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे पास डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और डी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप देखें तो सबकी क्लॉक कॉमन है। ठीक है? क्लॉक कॉमन होने का मतलब ये है कि सब सिंक्रोनाइज्ड हैं। सब एक ही क्लॉक पल्स पे अपना डेटा जो है चेंज करेंगे या नो चेंज करेंगे, जो भी अपडेट होगी सब में एक साथ होगी, क्योंकि सबकी क्लॉक आप देखें, अगर ये क्लॉक भी नीचे से कनेक्टेड है, ये क्लॉक भी, सबकी क्लॉक सेम है। इसके बरक्स जो हमने लास्ट टाइम काउंटर देखा था उसमें क्लॉक सबकी सेम नहीं थी। तो अगर किसी भी सर्किट में मल्टीपल मेमोरी एलिमेंट है, यानी मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स हैं और सबकी क्लॉक सेम है, तो आप कहेंगे कि सब सिंक्रोनाइज्ड हैं। सब एक साथ ही डेटा चेंजेस करेंगे या अपडेट करेंगे, जो भी होगा सबका एक साथ हो। ठीक है? तो सबकी क्लॉक जो है आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो सारी डिवाइसेस सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब देखा क्या जाए, कनेक्शन कैसे किए हुए मैंने, कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ मेरा डेटा इनपुट होगा। ठीक है? बिल्कुल सही है, यहाँ से आ गया, और यहाँ से मेरा डेटा आउटपुट होगा। यानी पहली वाली से इन ले रहा हूँ तो लास्ट वाली से आउट ले रहा हूँ। बीच में कनेक्शन कैसे हैं कि हमेशा मैं क्या करूँ, इससे जो डेटा आउट होगा वो मैंने अगले का डेटा इन कर दिया, क्योंकि डी में कुछ नहीं होता, जो डेटा प्रीवियस स्टेज से आ रहा है वही एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप का यही है ना, कि जो डेटा डी पर आएगा वही वापस मूव होके क्यू पर चला जाएगा। तो यही काम मैंने किया हुआ है हर फ्लिप फ्लॉप में, कि जो डेटा आउट हो रहा है वही डेटा इन कर देता हूँ, जो डेटा आउट हो रहा है वही डेटा इन कर देता हूँ। तो इट मीन्स कि जब जब क्लॉक आएगी तो हर आगे वाली जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें कौन सा डेटा लोड हो जाएगा, जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का डेटा था,
और प्रीवियस में कौन सा लोड, मतलब इसमें वो डेटा आ जाएगा जो इसमें था, और इसमें वो डेटा आ जाएगा जो इसमें था, इसमें वो डेटा आ जाएगा जो इसमें था, और इसमें फाइनली वो डेटा आ जाएगा जो मैं सीरियली इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें वो डेटा आ जाएगा जो सीरियली मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये एक मैंने सामने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सब वैल्यूज साइकिल्स लिखी हुई है। साइकिल 0 से स्टार्ट करूँगी, 0 टाइम यूनिट पे क्या है, डीज लिखे हुए हैं और क्यू लिखे हुए हैं। डी सिर्फ मैंने एक लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना है कि ये वाला डी0 ये है, यानी यहाँ पे मैं D0 अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, कहीं से तो इनपुट देना है, तो D0 इनपुट है मेरा, और बाकी सब क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। Q0 ये लिखा हुआ है, ये रहा Q0, Q1 ये लिखा हुआ है, Q2 ये लिखा हुआ है, और Q3 ही मेरा एक्चुअली इसका फाइनल आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 0 1 2 और 3 मिस हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपो है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2 है, ये 3 है, बीच में से एक कॉलम स्किप हुआ होगा वो, या नंबरिंग मैंने आगे पीछे कर। तो इनिशियली क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर ही कर देता हूँ ताकि बात समझ जाए। इनिशियली क्या हुआ, जब मेरी रजिस्टर मैंने स्टार्ट किया, इसे पावर ऑन किया, तो क्या था मुझे नहीं पता इसमें डेटा क्या है, लेकिन मैंने उसको सीरियली प्रोवाइड किया हुआ था यहाँ 0। ठीक है, जैसी सर्किट को पावर मिलेगी तो आपके ख्याल में क्या होगा कि अभी तक क्लॉक नहीं आई है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता इस वक्त इसके अंदर क्या होगा, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होगा, यानी डोंट केयर, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या स्टोर होगा, अभी तक क्लॉक पल्स नहीं आएगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिया हुआ है। क्लॉक पल्स 0 की बात करूँ, क्लॉक पल्स 0 है, ठीक है, तो D0 पे मैंने 0 अप्लाई तो कर दी है, लेकिन इन पे जो स्टेट्स है अभी तक अननोन है, इन पे स्टेट क्या है, अननोन है। ठीक है, ये क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर होता है वही क्यों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे जाएगा, फ्लिप फ्लॉप की स्टेट ही रिफ्लेक्ट होती है ना आउटपुट पे, तो इधर भी क्या आ गए, एक्सेस आ गए, इधर भी क्या आ गया, एक्स आ गया, इधर भी क्या आ गया, एक्स आ गया। ये कहाँ से आ रहे हैं, जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होता है वही इस आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जो यहाँ पे स्टोर होता है वो यहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जहाँ यहाँ स्टोर होता है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जो यहाँ स्टोर होता है वो यहीं पे रिफ्लेक्ट, यानी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो स्टोर है वही मेरा आउटपुट है बेसिकली। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और जो अंदर लिख रहा हूँ वही बेसिकली मेरे क्यूज हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि क्लॉक पल्स आती है, क्लॉक पल्स आएगी तो आप बताएं क्या होगा। क्लॉक पल्स आने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर 0 मौजूद है, ठीक है, डी वाली चीज इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि ऑलरेडी जो मेरे पास डेटा यहाँ पे मौजूद था वो ओवरराइट हो जाएगा। डोंट केयर, मुझे नहीं पता पहले क्या था, लेकिन अब चूंकि एक साइकिल आ गई है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी था वो मूव होकर आगे चला गया, लेकिन इसके अंदर अननोन था तो अभी भी वो अननोन ही रहा। तो साइकिल 1 में आपने देखा क्या हुआ कि जैसी साइकिल आई तो Q0 के अंदर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, कहाँ से आया, ये जो 0 इधर था ये मूव होकर इधर चला गया, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इधर चला गया, ये भी शिफ्ट हुए हैं इधर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डोंट केयर हैं, एक एक आगे शिफ्ट हो गए। और अब मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू जो है पहले 0 थी, अब वो चेंज करके मैंने क्या कर दिया, इधर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, और मैंने इसको चेंज करके अब इस पर एक नया डेटा देना शुरू कर दिया, और वो नया डेटा क्या है कि अब मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया। और अब अगर क्लॉक साइकिल आती है, ठीक है, अब क्या होता है, मैंने डेटा तो अप्लाई कर दिया लेकिन क्लॉक आई तो ये चेंज हुआ था, और अब मैंने डी की वैल्यू चेंज की है। अब जब एक और मरतबा क्लॉक आएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि डेटा मूव होकर यहाँ चला जाएगा, और ये डेटा जो है आके इसकी जगह ले लेगा, और ये सब एक साथ ही होगा क्योंकि क्लॉक सारी सिंक्रोनाइज है। जैसे इसका 0 आउटपुट आ रहा होगा, इसका 0 आउटपुट तो आ ही रहा है। ठीक है, ये 0 जो है यहाँ पे लिखे होने का मतलब क्या है कि ये 0 जो है यहाँ पे भी आया हुआ है, यानी इस डी के इनपुट पे 0 आया हुआ है, इस डी के इनपुट पे 1 आया हुआ है। और अब अगर क्लॉक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये क्लॉक साइकिल 2 में मेरे पास यही स्टेट आ गई, Q0 पे 1 है और Q1 पे 0 है। अब थर्ड क्लॉक साइकिल आने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू फिर चेंज करके अपडेट करके क्या कर दिए, इधर कर दी है मैंने भाई, अच्छा क्लीन कर दूं या चलो 0 कर दिए, इधर 0 कर दिया है। लेकिन अब जैसे कि यहाँ चेंज हो गई थी तो यहाँ पे भी क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, 1 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे भी अब क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, 0 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पे अभी भी एक्स ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी अभी भी एक्स ही रिफ्लेक्ट हो रहा है।
अब अगर क्लॉक आएगी तो क्या होगा, अब अगर क्लॉक आएगी तो ये डेटा इसके अंदर मूव हो जाएगा, यहाँ से ये डेटा इसमें चला गया, 0 आ गया, और ये वाला डेटा इसमें मूव हो जाएगा, यहाँ से चेंज हुआ, ये 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा अपडेट होगा और जो भी इसके डी पर मौजूद है वो इसके अंदर आ जाएगा, इसके डी पर 0 था तो 0। तो क्लॉक थर्ड पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि पहले वाले में 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में फिर से 0, यही स्टेट है 0 1 0। इसी तरह जब मैं चौथी क्लॉक अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, अच्छा मैंने डेटा देना बंद कर दिया, ठीक है, मैंने कहा कि मैं डेटा दे ही नहीं रहा, डी पे कुछ भी नहीं आ रहा, डी को मैंने हाई इम्पीडेंस पे डाल दिया है जो भी, लेकिन मैं क्लॉक मुसलसल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल डैश लगा दिया मैंने, ऑफ कर दिया, मैं 4 बिट सप्लाई कर चुका हूँ, मैं मजीद डेटा नहीं देना चाहता। तो ये डैश ये शो कर रहे हैं कि फिलहाल मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ ये वाली लाइन पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये लाइन टोटली ऑफ कर दी गई और मैं साइकिल्स चलाए जा रहा हूँ, क्लॉक की। तो क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, जो भी डेटा है वो एक एक करके आगे मूव, अच्छा यहाँ पे 0 आ गया था तो ध्यान रहे कि यहाँ पे भी चेंज होके क्या हो गया था, 0 हो गया। तो अब डेटा की सूरत हाल क्या है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है और इसमें अभी x है, मैं इस स्टेट पे मौजूद। अब अगर मैं चौथी क्लॉक साइकिल दूंगा तो क्या हो, अच्छा मैं थोड़ा डायग्राम को जो है चलो बाद में कर दूंगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब चौथी साइकिल आएगी, मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये 1 आया हुआ है, ठीक है, जो कि चेंज होके अब क्या हो गया था, 1 इधर आया हुआ है, इधर 0 आया हुआ है, ठीक है, इस पे 1 है तो ये चेंज हो गया क्या, अच्छा ये प्रीवियस वाला 1 है लेकिन ये अब चेंज हो गया, 0 हो चुका है, क्लीन कर देता हूँ मैं, चलो कंफ्यूजन से बचने का तरीका। तो अब स्टेट ये है कि मैं इस स्टेट पे मौजूद हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ जहाँ पे हम थे। ये मुझे ये बता रहे हैं कि भाई एक्स आ रहा है इस जगह पर, ठीक है, यानी और 0 आ रहा है इस जगह पर, और 1 आ रहा है इस जगह पर, ठीक है, 0 आ रहा है इस जगह पर, ठीक है, और 1 अप्लाई किया हुआ है मैंने यहाँ पर, 1 यहाँ पे अभी भी अप्लाइड है, ठीक है। अब चूंकि ये 0 इधर आ रहा है तो इसका मतलब है 0 इसके अंदर स्टोर है, तभी तो आ रहा है, तो ये 0 मैंने अंदर भी लिख दिया। 1 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है 1 इसके अंदर स्टोर है, तभी आ रहा है। 0 यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब है 0 यहाँ स्टोर है, और यहाँ x आ रहा है, x में कुछ भी हो सकता है 0 1, लेकिन मुझे नहीं पता तो फिलहाल मैं x ही लिखूंगा, ठीक है। आउटपुट में होगा वही बॉक्स में स्टोर होगा, जी जी बिल्कुल यही तो होता है कि Q एक्चुअली मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब अगर मैं नो चेंज स्टेट में डाल दूं डी फ्लिप फ्लॉप को, तो आप बताएं मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा होगा, वही मिल रहा होगा जो प्रीवियसली था। तो लैच जो हो जाती है ना वैल्यू, जो नो चेंज उसमें लूप में फंसी रहती है, जो हमने फीडबैक लूप दिया था, तो आउटपुट पे वही है जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअली स्टोर हुआ हुआ है। आउटपुट कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैजिकली तो नहीं कर रहा, वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी सर्किट है वहां से आ रहा है। तो उसके सर्किट में जो भी वैल्यू लैच हो गई है या स्टोर हो गई है, वही वैल्यू मेमोराइज हो गई, वही उसके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है सैफ। तो बात मैं ये कर रहा था कि अब मैं इस स्टेट पर हूँ और अगर मैंने अब पल्स दी यानी फोर्थ साइकिल अप्लाई करी, पल्स अप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि ये डेटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला डेटा तो ओवरराइट होके हो जाएगा 1। सिमिलरली ये डेटा यहाँ आ जाएगा उसी उसी पल में, तो ये वाली वैल्यू भी चेंज होके हो चुकी होगी 0, और ये वाली वैल्यू भी चेंज होकर हो चुकी होगी 1, और ये वाली वैल्यू जो आपकी मरता चेंज होकर हो चुकी होगी 0, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो होंगी इस वजह से हो रही होंगी कि ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये अपडेट हुआ है तो एक और काम भी हुआ होगा, जब ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई तो यहाँ पे भी चेंज हो गई होगी, यानी यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये 1 हो गया तो यहाँ से भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये 1 आना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये यहाँ पे 0 हो चुका है तो ये यहाँ पे भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट अंदर स्टेट है वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी। और अगर ये यहाँ पर 1 हो चुका है तो ये यहाँ पर भी क्या हो चुका होगा, 1। यानी देखा जाए तो स्टेट 4 में अब क्या है, मैंने कह दिया कि मैं यहाँ से तो भाई ब्लॉक कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी डेटा नहीं दूंगा, खत्म हो गई बात, स्टॉप कर। तो अब अगर बात की जाए Q0 की, तो Q0 पर इस वक्त देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। Q1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। Q2 पर क्या आ रहा है, Q3 पर क्या आ रहा है, या इन चार को चेक करते हैं।
वही डेटा स्टेट्स आ रही हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने जब मूव किया, डेटा शिफ्ट होता गया, एक-एक करके बिट आती गई, और अब 4 साइकिल्स के बाद डेफिनिटली 4 नोन बिट्स या 4 नोन डेटा मेरे पास इस रजिस्टर के अंदर मौजूद है। इससे 4 साइकिल लगी एक वैलिड डेटा लोड करने के लिए। क्यों लगी? क्योंकि ये सीरियल रजिस्टर था, और सीरियल रजिस्टर में एक वक्त में एक ही बिट लोड होती है, और अगर सीरियल रजिस्टर 4 बिट का है तो 4 बिट लोड करने के लिए वो 4 साइकिल्स लेगा ही। ठीक है, तो इसने 4 साइकिल्स ली पूरा का पूरा डेटा लोड करने के लिए, क्योंकि ये 4 बिट का था और सीरियल था, तो सीरियल में एक वक्त में एक ही बिट आती है। अगर यही रजिस्टर 4 के बजाय 8 का हो जाता तो इसे कंप्लीटली डेटा लोड करने के लिए कितनी साइकिल्स लगती? अब इसका जवाब आप देंगे मुझे कि कितनी साइकिल्स लगेंगी अगर 8 बिट का हो जाए। यासिर, इसमें प्रीवियस स्टेट का जो आउटपुट होता है वो हमारे नेक्स्ट वाली जो फ्लिप फ्लॉप है ना उसका इनपुट बन जाता है, नेक्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाता है। अच्छा, जगदीश कह रहे हैं कि सर 15 तो नहीं होगा। जगदीश देखो, अभी मैंने बताया जितनी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उतनी साइकिल्स लगेंगी, तो इसका आंसर यासिर 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर 8 होगा। अगर 8 बिट की फ्लिप फ्लॉप है तो 8 साइकिल्स लगेंगी, 10 बिट की फ्लिप फ्लॉप यानी 10 बिट का रजिस्टर्स है तो 10 लगेंगी, 64 का है तो 64 लगेंगी, 100 का है तो 100 लगेंगी। जितनी बिट्स का डेटा लोड, हाँ, क्योंकि हर साइकिल पे एक बिट लोड हो जाती है, हर साइकिल पे एक बिट लोड हो रही है इनिशियली, यानी सबसे शुरू से क्या होता है एक बिट नई आती है और जो प्रीवियस वाली होती है वो एक एक आगे मूव करती जा रही है। तो इससे आपने देखा कि जीरो तो कोई साइकिल नहीं है, जीरो के बाद से काउंटिंग होगी ना एक्चुअल साइकिल्स की। तो एक्चुअल साइकिल्स तो ये हैं, इधर तो कोई साइकिल आई ही नहीं है, यानी सर्किट अभी रेडी हुआ है लेकिन इस पे कोई साइकिल अप्लाई नहीं की गई है। अभी मैं साइकिल अप्लाई करूंगा तो फ्लिप फ्लॉप तो सिंक्रोनाइज्ड है, सारी की सारी एक ही साइकिल पे अपना डेटा मूव करेंगी, और फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर का डी का जो भी डेटा इनपुट पे उसे मूव करके आउटपुट पे ले जाओ, जो भी डेटा इनपुट पे उसे मूव करके आउटपुट पे ले जाओ, सिंपल बिहेवियर। तो यही बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, अगर मैं सीक्वेंस में बहुत सारे रजिस्टर लगा दूंगा तो वो सीरियली शिफ्टिंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं मजीद साइकिल अप्लाई करता रहूंगा और इनपुट से डेटा रोक दूंगा तो आप देखें फिफ्थ साइकिल में क्या होगा, फिफ्थ साइकिल में क्या होगा कि आपका डेटा एक और आगे मूव हो जाएगा। फिफ्थ साइकिल में क्या होगा, आपका ये वाला वन इधर आ जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला वन इधर आ जाएगा, यानी आउटपुट पे फाइनल क्या आ रहा होगा मेरे पास वन, और ये जीरो तो ओवरराइट हो गया, निकल गया, अब ये है ही नहीं मेरे पास। फिर एक और साइकिल अप्लाई करूंगा तो ये वन इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, और जो लास्ट था वो तो चला गया। फिर एक और साइकिल अप्लाई करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, और मजीद एक और साइकिल अप्लाई करी तो सारा का सारा डेटा इनपुट से लेकर आउटपुट पर मूव हो जाएगा। इस वक्त 7 साइकिल में क्या हुआ है कि जो बिट सबसे लास्ट में मैंने एंटर की थी वो मेरे आउटपुट पर पहुंच गई है। ठीक है, इस वक्त तो क्या हुआ था, दो चीजें अचीव हुई हैं। 4 साइकिल में मुझे अचीव हुआ कंप्लीट लोडिंग। ठीक है, यानी जो सबसे पहली बिट मैंने अप्लाई की थी वो आउटपुट पर पहुंच गई है। 4 साइकिल में ये हुआ, 4 बिट के लिए 4 साइकिल में क्या होता है, सबसे पहली वाली बिट आउटपुट पर पहुंच जाएगी। लेकिन 7th साइकिल में क्या होगा, सबसे लास्ट वाली भी पहुंच जाएगी, यानी कंप्लीट जो मैंने लोड किया था वो कंप्लीटली सीरियली शिफ्ट होता होता आउटपुट से निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या करें, ये कैसे याद रखेंगे कितने बिट का था तो कितनी साइकिल में होगा, ये तो हमने चलो याद रख लिया कि 4 बिट का था तो 4 में पहली बिट आखिर पे पहुंच गई, यानी कि कंप्लीट लोड हो गया और फर्स्ट बिट आउटपुट तक पहुंच गई। 8 बिट का था तो 8 साइकिल में पहुंच जाएगी, 16 बिट का था तो इसी। लेकिन ये वाली बात कि कंप्लीटली फिल होने वाली, जहाँ पे इसका आंसर 7 है, ये कैसे याद रखें? कोई सजेस्ट कर सकता है कोई जनरलाइज फार्मूला कि ये तो 4 के लिए 7 आ रहा है तो 8 बिट के लिए क्या आएगा? जी क्लास, 8 बिट के लिए क्या आएगा? 4 के लिए अगर 7 है तो 8 बिट के लिए क्या रिलेशनशिप बन सकता है? कोई गैस लगा लें, एजुकेशनल गैस, कोई मसला नहीं है। चले मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है कि क्लोज है सेफ 14 नहीं होगा बल्कि होगा 15। ठीक है, डबल नहीं होगा, आपका फॉर्मूला जो आपने गैस किया है वो शायद डबल की बेस पे किया। अच्छा, बोशरा का आंसर मेरे पास आया 15 और 15 सही है। 15 किस तरीके से होगा कि देखो, अगर बात की जाए ना, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ।
अगर ये 4 बिट हैं तो अगर पहली बिट यहाँ पे पहुंच गई है, से ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अगर पहली यहाँ पर पहुंच चुकी है पहले से ही, तो अब मुझे बताओ कितनी रिमेनिंग है जिनका पहुंचना बाकी है, वो कितनी रिमेनिंग है? एक को हटा के बाकी सब, ठीक है, ऐसा ही है। यानी अगर 4 के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो 4 में से एक निकाल दें तो कितनी बची? 3 रिमेनिंग है ना, यानी 3 साइकिल्स और लगेंगी तो ये 3 भी आउटपुट पर आ जाएंगी, ऐसा ही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 8 बिट है, तो 8 बिट में बात करें तो 8 में भी एक ही पहुंची होगी, बाकी कितनी होगी? 7। तो 8 + 7 इज 15। इसी तरह 16 की बात की जाए तो 16 में क्या होगा? 16 + 15 आ जाएगा, यानी 31। तो ये फॉर्मूला है कि एक हो जाने के बाद जितनी बचती हैं वो सारी की सारी ऐड करनी है। तो इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज में करूँ तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने एरोज बना के क्लियरली बात बताई हुई है यहाँ पे कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ। फाइनली 4 साइकिल में जो मैंने डेटा इन दिया था वो कहाँ पे पहुंच गया? डेटा आउट पे पहुंच गया, यानी फ्लिप फ्लॉप के इस एंड से दूसरे एंड पर पहुंच गया। इस एंड से डेटा जो है स्टार्ट हुआ था, जो यहाँ से आया था, इस एंड से बात कर रहा हूँ, और वो फाइनली इस एंड पर पहुंच गया कितनी साइकिल्स में? 4 साइकिल में, क्योंकि 4 बिट का था। 8 साइकिल लेगा अगर 8 बिट का होगा, 100 साइकिल लेगा अगर मेरा रजिस्टर 100 बिट का होगा। तो बात कर रहा था कि मैं इसके जनरलाइज फार्मूले की, कि अगर मैं कहूँ कि ये सारी की सारी बिट्स इनपुट पे अप्लाई करने के बाद आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगी, तो इसका एक टाइम का फार्मूला है हमारे पास जनरलाइज। वो फार्मूला है ये, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 4 + 3 क्यों किया मैंने? 4 बिट्स थी तो एक तो पहुंच गई थी, बाकी कितनी बची थी? 3। 8 होंगी तो 8 में से एक पहुंच जाएगी, बाकी बचेंगी 7। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं। तो जनरलाइज फार्मूला है n में प्लस कर दें आप n-1। अगर n 4 है तो n-1 3 हो जाएगा, अगर n 8 है तो n-1 7 हो जाएगा, अगर n 100 है तो n-1 99 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका टाइम का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2n-1। n इधर क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, बात समझ में आई है जी क्लास? कोई क्यूरी है यहाँ पे टाइम से रिलेटेड? तो फिर एक इसकी एक्सरसाइज है वो देखनी है हमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो इसे कर लेते हैं क्लियर और पढ़ते हैं इस सिचुएशन पे। ठीक है, सिचुएशन अब ये है कि एक एप्लीकेशन मैंने बताई कि इसकी क्या है? सीरियल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। डजेंट मैटर कुछ भी है, मैंने एक सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है ये, कि जिसमें क्लॉक सिग्नल है, एक शिफ्ट कंट्रोल सिग्नल है। जाहिर सी बात है ये 1 होगा तो क्लॉक आगे जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे ये अगर सिग्नल 0 चल रहा है, 0 चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो सीपी के सिग्नल पे कुछ भी नहीं जा रहा। सीपी का सिग्नल कंप्लीटली ऑफ है, क्लॉक आ रही है लेकिन सीपी पर मूव नहीं कर रही। सीपी इसका आउटपुट है ये, ठीक है, सीपी आउटपुट है, क्लॉक इनपुट है। तो यहाँ पे मैंने ये वेव फॉर्म बनाई हुई है कि क्लॉक आ तो रही है लेकिन शिफ्ट सिग्नल 0 है तो क्लॉक आगे नहीं जा रही। लेकिन फिर थोड़ी सी देर के लिए मैंने सीपी के सिग्नल को कंट्रोल सिग्नल को हाई कर दिया। कंट्रोल सिग्नल हाई किया तो एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक लाइन पे 1 आ रहा है और दूसरी लाइन पे क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आता था? एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक लाइन पे 1 आ रहा है और दूसरी लाइन पे x है तो आउटपुट विल बी x। जो भी आ रहा होगा वो एज इट इज मूव हो जाएगा, जो भी आ रहा होगा वो एज इट इज मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही बात है, एंड गेट पे एक लाइन पे 1 आ रहा है तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ से लेकर एक्चुअली इस जगह से एग्जैक्टली इस जगह तक क्या हुआ? जो भी दूसरी लाइन पे था, दूसरी लाइन पे क्या आ रहा था? ये क्लॉक पल्स आ रही थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्लॉक पल्स जो है आउटपुट पर चली गई। और टोटली हुआ क्या? टोटल 4 क्लॉक पल्सेस गई, जिसमें राइजिंग एज आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक एज आ रहा है, एक यहाँ पर एज आ रहा है, और एक यहाँ पर एज आ रहा है, और एक यहाँ पर एज आ रहा है। ठीक है, तो 4 पल्सेस गई हैं इसका, और ये रजिस्टर जो है 4 बिट गई हैं। ठीक है, ज्यूम दीज रजिस्टर्स आर 4 बिट। अब इस रजिस्टर को अगर देखा जाए तो ये भी सीरियल इन सीरियल आउट है, ये वाला देखा जाए ए भी, ये भी सीरियल इन सीरियल आउट है। इसका सीरियल इन ये था, ये सीरियल आउट बन गया, इसका सीरियल इन ये था, इसका सीरियल आउट ये बन गया।
ठीक है, लेकिन एक ख़ास बात क्या है कि ये वाले को मैंने वापस घुमा कर ना यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? सॉर्ट ऑफ मैं इससे क्या कर रहा हूँ, रोटेशन का काम कर रहा हूँ, यानी रोटेशन राइट। शिफ्ट ये वाला सिर्फ शिफ्ट राइट कर रहा है, लेकिन ये वाला एक्चुअली रोटेट राइट कर रहा है, ए वाला रोटेट राइट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इनपुट वैल्यू, ठीक है? और आपने मुझे बताना है कि 4 साइकिल के बाद दोनों रजिस्टर्स के कंटेंट्स क्या होंगे, ठीक है? तो मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ और आप मुझे फिर इसका आंसर करें और हम बस 5 मिनट में अपना लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं। 5 मिनट से भी पहले ही हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू मैं लिख देता हूँ पहले इधर से ही देख के, 1011 1011, ठीक है? तो इनिशियली क्या है, इसके अंदर कंटेंट्स मौजूद हैं 1011। इसमें क्या है मुझे नहीं पता, इसमें डोंट केयर्स हैं, ठीक है? आपका काम क्या है कि ये 4 साइकिल्स जब अप्लाई होंगी, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ 4 ही अप्लाई हो रही हैं, तो उन 4 साइकिल से बाद मुझे बताएँ कि इन दोनों रजिस्टर्स में क्या वैल्यू होंगी। यानी इसके अंदर फाइनली क्या रिज़ल्ट आया हुआ होगा 4 बिट का, और इसके अंदर 4 बिट का फाइनली क्या रिज़ल्ट आया होगा। जी, तो सोचें, रेफ़र कर सकते हैं, वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ 4 साइकिल्स हैं। तो आप मुझे बताएँ कि रजिस्टर ए के कंटेंट्स क्या होंगे और रजिस्टर बी के कंटेंट्स क्या होंगे 4 साइकिल जब ये अप्लाई होंगी। यानी आफ्टर T1, आफ्टर T2, आफ्टर T3 एंड फाइनली 4 साइकिल जब अप्लाई हो जाएँगी तो क्या होगा? जी, सजेस्ट करें, मैं वेट कर रहा हूँ। जी क्लास, किसी ने ट्राई किया? देखो 4 साइकिल हैं, आगे वाले शिफ्ट रजिस्टर बी का आंसर तो क्लियरली मुझे ऐसे ही बता सकते हो कि क्या होगा, 4 साइकिल का मतलब क्या है? ठीक है। 0 शिफ्ट ए, नहीं यासिर सही नहीं है आंसर। शिफ्ट बी का बताओ। नहीं मुज़म्मिल, ये भी सही नहीं है। देखो सामने ऑब्जर्व करो, डायग्राम को देखो, फिर रिजल्ट्स बताओ। डायग्राम पे ध्यान दो, 4 साइकिल अगर मैं अप्लाई करूँगा तो आगे वाले शिफ्ट बी का रिजल्ट तो तय है क्या होने वाला है। अभी हमने जो प्रीवियस नॉलेज देखी उसकी बेस पे क्या हो जाएगा। जी क्लास, एनीवन गर्ल्स में से कोई जवाब देना चाहे? नहीं फैज़ान, सही नहीं है आपका आंसर भी। नहीं सैफ, ऐसा नहीं है। देखो एक बात तो ध्यान रखो कि 3 वन्स हैं और 1 ज़ीरो है, तो आंसर जो भी आएगा ना उसमें 3 1 और 1 ज़ीरो तो होगा ही। ठीक है, तो अब आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं उसमें चेंजेस क्यों आ रही हैं, क्या सोच के करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखो, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों को शायद थोड़ी पार्शियली समझ में आई, कुछ को नहीं आई, तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो क्या बताना है कि देखो, अभी मैंने बताया कि 4 साइकिल्स आएँगी तो ये 4 बिट यहाँ से आउटपुट पे निकल जाएँगी। इस वक़्त आउटपुट पे क्या आ रहा होगा? ये वाला 1, लास्ट वाला 1 आ रहा होगा। ये आउटपुट पे 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 इसके इनपुट पे आ रहा है। और अगली मर्तबा ये वाला 1 आएगा इसकी जगह, और फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो 4 साइकिल के बाद ये चारों बिट मूव होके इस लाइन पे आ जाएँगे और इस लाइन पर आएँगी, तो 4 साइकिल इसकी भी सेम वही है। तो 4 साइकिल के बाद इसका डेटा क्या हो जाएगा? इसका डेटा पहले कुछ भी हो, लेकिन अब जो है चेंज होकर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम एज़ जो इस वक़्त बी में मौजूद है। 1 0 1 एंड 1। 4 साइकिल में वो चारों की चारों बिट इसके आउटपुट पे आएँगी, तो उसका इनपुट बन जाएगी, उसका इनपुट बन जाएँगी, तो चारों इसमें मूव हो जाएँगी। और रही बात इसकी, तो 4 साइकिल तक अगर ये रोटेटरी फैशन में लगा रहेगा, तो बताओ कि वो खेला है ना आपने म्यूज़िकल चेयर, तो म्यूज़िकल चेयर में आप 4 मर्तबा घूम जाएँ 4 चेयर पे, तो आप बताएँ कहाँ आ जाएँगे? आप बिल्कुल वहीं आ जाएँगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि 4 बिट्स ही हैं, पहले ये निकलेगा, पहले ये कोड चेंज होकर क्या बन जाएगा, मैं बताता हूँ, इसकी स्टेप्स बता रहा हूँ। पहली साइकिल के बाद ये क्या हो जाएगा, 1
1 0 1, ठीक है, क्योंकि वो 1 जो आखिर में लगा हुआ था राइट साइड पे रोटेट होके पीछे चला गया। फिर अगली मरतबा क्या होगा, 1 1 1 0, एक और रोटेट हो गया, घूमकर वो वापस इधर चला गया, ये इधर चला गया घूमकर। फिर एक और साइकिल आएगी तो अब क्या होगा, ये 0 1 1 1, और फिर एक और दफ़ा रोटेट होगा क्योंकि 4 साइकिल हैं, तो फाइनली वापस क्या बन जाएगा, ये 1 0 1 1। तो इसका रिजल्ट वापस क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी रिजल्ट है हमारे पास वही आ जाएगा, क्योंकि 4 ही बिट हैं, 4 ही साइकिल हैं, 4 मरतबा रोटेट अगर मैं अप्लाई करूँ। तो मैं बात ये कर रहा था कि कंटेंट्स ऐसे होंगे कि इसके भी वापस वही रहेंगे, 1 1 0 1, आई थिंक यही मैंने बताए थे। मैं देख लेता हूँ कि आगे क्या है, और आगे आपको टेबल इसका दिखा देता हूँ जो मैंने बात बताई कि जो भी कंटेंट थे वो सारे के सारे शिफ्ट होके इसमें मूव हो जाएंगे 4 साइकिल बाद। अगर आप देखें तो 4 साइकिल के बाद क्या हुआ कि इसके 4 बिट का जो कंटेंट है इनिशियली जो इसमें कंटेंट थे 1011, वो 4 साइकिल के बाद अगर आप देखें एग्जैक्टली इसमें आ चुके हैं 1011। और सीरियल आउटपुट बी की बात कर रहे हैं कि आउटपुट पे फाइनली क्या आ रहा है, तो इसके आउटपुट पे हमेशा वही आ रहा होगा जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो लास्ट है वो यहीं पे आया हुआ है, ये देखो सेम, सही। और इसमें क्या होगा, वही मैंने बताया, रोटेट करते जाओगे तो इवेंचुअली 4 साइकिल बाद इसका रिजल्ट भी वही हो जाएगा जो इनिशियली था। दोनों रजिस्टर के कंटेंट एट द एंड ऑफ 4th साइकिल यानी 4 साइकिल के बाद सेम हो जाएंगे, क्योंकि ए वाले सारे कंटेंट बी में भी मूव हो जाएंगे और वो रोटेटरी फैशन में लगा हुआ है, तो वापस रोटेट होकर उसमें भी वही कंटेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को देख लेना और इस एग्जाम्पल को ट्राई करना, किसी और बाइनरी कॉम्बिनेशन को डाल के भी ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी सॉर्ट ऑफ ट्रिकी है, और ट्रिकी चीज़ें जो हैं एग्जाम में आ सकती हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना कि साइकिल से अप्लाई कैसी होती हैं और फाइनली क्या होता है फार्मूला, और इसको रिव्यू ज़रूर कर लें। ठीक, लेक्चर हमारा जो था वो मेरे ख्याल से यहीं तक था और हमारे पास कुछ नहीं है लेक्चर में आज, तो लेक्चर यहीं पर ही हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो लेक्चर हमारा यहीं तक था, कोई अगर क्यूरी हो तो आप ले सकते हैं। जी मुजम्मिल, मैंने जैसे कि बताया भी कि दोनों रजिस्टर 4 बिट के ही थे, तो 4 बिट के थे तो यही होगा, 4 बिट आगे मूव हो जाएंगी उसकी, और रोटेटरी में लगा तो वही 4 बिट रोटेट होकर वापस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, मैं बता दिया था शुरू में जब मैंने ये प्रॉब्लम आपसे पूछी थी कि ये 4 बिट के। ठीक है, किसी को कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अच्छा हाँ, लेक्चर कंक्लूजन से पहले वही बात कि जो किसी के दोस्त वगैरह क्लासेस नहीं ले पाए किसी इंटरनेट या टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो वो उनके रोल नंबर मुझे सेंड कर दें। लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग सेंड कर दीजिए। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।